का टारगेट भविष्य का सर? देखिए, लगातार 2022 से ये जो रोजगार मेलों की श्रृंखला चल रही है, आज 18वां रोजगार मेला ये प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये सब हुआ है और देश भर के युवाओं को, जितने भी सरकारी विभाग हैं, केंद्रीय विभाग हैं, उन सब में नौकरी के जो आवेदन करते हैं उनकी नौकरी लगती है। तो लगातार इन मेलों के माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सबको संबोधित किया है और 61,000 लोगों को, यानी नौजवानों को, नव युवतियों को और जो रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र दिए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और विशेष तौर पर युवाओं का जो प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण युवाओं के बारे में है, उनकी हर प्रकार की चिंता वो करते हैं, उनके शिक्षा की, उनकी स्किलिंग की, उनको नियुक्ति पत्र देने की, उनको स्वयं रोजगार अगर कोई करना है तो उसमें उनकी सहायता मुद्रा योजना के माध्यम से। और ये जो काम हो रहा है, आज का युवा हमारे देश का भविष्य है और ये युवा जो आज नौकरी प्राप्त कर रहा है, जब 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ेगा और उस समय तक इनके कंधों पर जो आज वजन डाला जा रहा है, उस ये पूरे यौवन के अंदर उस समय ये साक्षी बनेंगे कि इनकी मेहनत से देश जो आगे बढ़ा है, देश आत्मनिर्भर बना है, देश विकसित हुआ है। तो ऐसे युवाओं को मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा सर कि आज जो युवा जो 61,656 के करीब युवा जो नौकरी में आ रहे हैं, वो जो विकसित भारत है, भारत निर्माण की जो आज नेशनल बिल्ड हो रही है, राष्ट्र निर्माण का भूमिका रहेगी। तो आप मानते हैं सर कि युवाओं को अपने देश की विभिन्न जो सेवाएं, खासतौर पर जो ITBP है या CRPF है, यानी जो सेना से जुड़े जो हैं, उसमें युवाओं को ज़्यादा रुचि पैदा हुई है सर, आप ये समझते हैं पिछले 11 साल में सर? वैसे तो देश की रक्षा करने का भार युवाओं पर ही रहता है। युवा अपनी यौवन अवस्था में ही इन सेनाओं में जाते हैं, लेकिन जब से देश के अंदर एक भावना विशेष तौर पर कि मैं यानी अपने आप को देश की रक्षा सुरक्षा के लिए समर्पित करता हूं, देश पहले मैं बाद में, देश के प्रति जो भावना बनी है, इसको लेकर के आज हर मोर्चे पर जहां आवश्यकता होती है हमारे युवा तैयार मिलता है। आज भी जैसा हमने देखा कि यहाँ पर बहुत से युवा BSF में गए हैं, CISF में गए हैं, ITBP के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, स्टेट बैंक के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो इन सब स्थानों पर जाने की जो रुचि बढ़ी है, खास करके जैसे अग्निवीर का जो विषय शुरू हुआ था, अभी भी अग्निवीर में जाने के लिए युवाओं की प्रेरणा बनी हुई है, ताकि 4 वर्ष अपनी ट्रेनिंग लेकर के आगे जो उनको चॉइस करनी है उसकी चॉइस करते हैं। युवा निश्चित रूप से देश की रक्षा करने के लिए आगे आ रहे हैं। आपने सर अपने संबोधन में हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा सर कि हरियाणा में जब 11 साल पहले जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब पर्ची खर्ची के तहत युवाओं को रोजगार मिलता था और एक संशय था कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरिट कोई आधार ही नहीं था। तो आप मानते हैं सर कि इन 11 साल में बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव हुए हैं हरियाणा के लिहाज से अगर हम बात करें? बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले युवा पढ़ाई के अंदर भी अपनी रुचि नहीं दिखाते थे और पढ़ाई करने के बाद उनको लगता नहीं था कि हमारी योग्यता के आधार पर इसका कोई मूल्यांकन होगा। लेकिन अब जब से बिना पर्ची बिना खर्ची की बात आई है, युवा को लगने लगा है कि उसकी पढ़ाई, उसका जो उसको लाभ मिलेगा उस पढ़ने का, और मिशन मेरिट के आधार पर जो शुरू हुआ है। आज मैं देखता हूँ गाँव-गाँव में बच्चे पढ़ाई करने के बाद, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद, जैसे वाचनालयों में, पुस्तकालयों में जाते हैं, लाइब्रेरीज जो भरी रहती हैं, हर गांव में मांग आती है कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी बनाओ। वो इसी कारण से है कि युवा अपने आप को दक्षता प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने आप को, अपनी मेरिट को यानी बढ़ाने के लिए पुरजोर मेहनत करता है। एक बहुत बड़ा बदलाव ये हरियाणा के युवाओं में आया है और जिसका निश्चित रूप से हरियाणा को लाभ होगा। आने वाले समय में हरियाणा के नए हरियाणा के रूप में उभर करके आएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक सवाल आपके बाद सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करने वाला है, लेकिन अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो हेड हैं राफेल मॉरिसन, उन्होंने इसको नकारा है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भूमिका हमारी है उसको बनाकर रखेंगे और उसमें कहीं भी हम अपने देश की रक्षा सुरक्षा पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई हमको छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। सर एक सवाल आपके महकमे का, आप लगातार बैठकें करते रहते, 2 दिवसीय चिंतन शिविर रहा, कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे, आगामी किस तरीके का रोड मैप तय किया गया सर क्षेत्र में? सर, इस चिंतन शिविर से क्या बड़ा निकल कर आए हैं? देखिए, क्योंकि देश भर के अंदर बहुत से प्रकार से लोग इस क्षेत्र के अंदर सक्रिय हैं, चाहे वो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, चाहे हमारा इंजीनियरिंग विंग है, चाहे हमारे जो बिजली निर्माण करते हैं, जनरेटर्स हैं, अथवा ट्रांसमिशन लाइन में काम करते हैं, या वितरण जो कंपनियां उनमें काम करते हैं। तो ऐसे मल्टीपल
लेवल पर ये जो काम होते हैं, ऐसे सब लोगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके लगभग 65 लोग वहाँ 2 दिन तक रुके हैं और 6 अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा की है। इसका बहुत बड़ा एक लाभ मुझे लगता है, सब लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के आगे काम करने के लिए तैयार हुए हैं। बिजली के जनरेशन से लेकर के और आम उपभोक्ता तक बिजली हम कैसे पहुंचा सकें, इसका जो लाभ मिलने वाला है एक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ये प्रक्रिया हमारी जो इस प्रकार के चिंतन शिविरों की है लगातार आगे भी बनी रहेगी। सर एक सवाल है पंजाब को लेकर, सर पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कोई आपको चिंता नजर आती, चूंकि आज भी एक घटनाक्रम हुआ है जो ट्रेन मालगाड़ी का जो ब्लास्ट हुआ है इंजन सरहिंद के पास, क्या लगता है सर कि पिछले 4-5 साल में पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम नहीं कर पाई है? जिस तरह की स्थिति बनती आई है, कई बार कई घटनाक्रम हुए हैं सर। बहुत एक चिंता का विषय है, क्योंकि पंजाब की सरकार का ध्यान जितना समाज की रक्षा सुरक्षा में, उनको एक ऐसा जीवन जो निर्भय होकर के वहाँ काम कर सके, इस प्रकार का कभी उनका ध्यान नहीं रहा है। पंजाब से जो लगातार समाचार आ रहे हैं कोई अच्छे नहीं आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ पंजाब की जनता भी अब इस समय जागरूक हो गई है। जितने प्रयोग पंजाब में हुए उन सब प्रयोगों को समाप्त करके आगे कोई जिम्मेवार सरकार आगे आए, ऐसी पंजाब की जनता ने विचार किया है। हरियाणा के पूर्व डीजी हमारे यहाँ के डीजीपी जो है ITBP के ही डीजी हो गए हैं, इसके लिए यहाँ के सब लोगों को मैंने बधाई भी दी है। थैंक यू सर।